हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट। और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि जीएस पेपर 3 में हम लोग लगातार कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं। आज ये आप लोग की लगभग 15वीं क्लास है और आज हम लोग यूनिट 2 पूरा कंप्लीट कर देंगे बहुत अच्छे से। जो भी टॉपिक्स थोड़े मोड़े बचे हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, उनको हम अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। इसके पहले सेशन में हमने भारत में लैंगिक असमानता के बारे में पढ़ा था। एक आप सभी से इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि आप सब ना जो वीडियोस हैं, जैसे जो भी क्लासेस हैं, इनको आप पूरा देखिए। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। रीज़न क्या है कि मेरा उसमें बेनिफिट ये रहता है कि जो यूट्यूब है उस चीज़ को प्रमोट ज़्यादा करता है, जिस पे वॉच आवर्स पूरे आते हैं। तो मुझे वॉच आवर्स की बहुत ज़रूरत है। आप सभी बस इतना काम करिए कि वीडियो अगर आप पूरा देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और प्लीज़ पूरा ज़रूर देखें। इससे क्या होगा कि आपको भी बेनिफिट मिलेगा और मुझे भी। थोड़ा सा इतनी हेल्प कीजिए भाई आप सभी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ध्यान रखिएगा, वीडियो पूरा ज़रूर देखना है, ठीक है। जो भी सेशन है उसको पूरा देखना है, ठीक। चलिए बात करते हैं भारत में लैंगिक असमानता के कारण। इसके पहले भी हमने चीज़ों को पढ़ा था, बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था। लास्ट सेशन में अगर बात करें तो हमने यूनिसेफ के बारे में थोड़ी सी बात की थी। उसने भारत में लैंगिक असमानता के बारे में क्या बातें कही थी, ठीक। आज उसी के आगे हम पढ़ते हैं कि भारत में जो लैंगिक समानता है उसका मुख्य कारण क्या है और क्यों भारत उन देशों में आके शामिल हो जाता है जो बहुत पिछड़े कैटेगरी में है लैंगिक असमानता में। एक कोशिश कीजिएगा 2023 में या 22 के अंत तक अगर रिपोर्ट आती है वर्ल्ड बैंक की या किसी यूनाइटेड नेशन की या किसी संस्था की जिसमें लैंगिक असमानता के रैंकिंग हुई हो, उस रिपोर्ट को क्या करना है आपको एक बार ज़रूर देख के जाना है, जिससे अगर ये क्वेश्चन आए या आप इसी में इंक्लूड कर लीजिएगा कहीं पे, ठीक है। अभी डेटा पुराना है क्योंकि हर नया साल पे ये सब चीज़ें डेटा आते रहते हैं। तो एग्ज़ाम हमारा अगले सितंबर में है मेंस का, तो उसके पहले बस इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो भारत में जो लैंगिक असमानता है उसका कारण ये है पितृ सत्तात्मक मानसिकता। जैसे कि हम सभी जानते हैं भारत में ये मानसिकता बहुत ज़्यादा हावी है, खासकर वो उन लोगों के पास जो बहुत ज़्यादा पारंपरिक जीवन जी रहे हैं, आजकल आधुनिक जीवन में उतनी ज़्यादा घुल मिल नहीं पाए हैं। वहाँ पे पितृ सत्तात्मकता बहुत ज़्यादा हावी है और ये आपको दिखेगा, बहुत व्यापक स्तर पे दिखेगा। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो पुत्र होता है उसको ज़्यादा वरीयता मिलती है, किससे, पुत्रियों के को लेके, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि जो बच्चा है वो भी आगे बढ़ के ना यही चीज़ें अप्रोच रखता है कि नहीं, लड़कियों को क्या करना है, उतना ही इज्जत देनी है या उतना ही सम्मान देना है जितना वो इस घर के लायक है, नहीं तो वो दूसरे घर में चली जाएंगी। तो ये ऐसा जो मानसिकता है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ख़राब है, किसी भी समाज के लिए सही नहीं है। लेकिन भारत में ये बहुत पुरानी जड़ है, तो और इसको धीरे धीरे मिटने में टाइम लगेगा। तो यह एक मुख्य असमानता का कारण है। दूसरी बात करते हैं व्यवहारिक स्तर पर विभेदकारी व्यवहार, जो मैंने बताया अभी कि जो सम्मान की बात है स्त्रियों की, वो उसी लेवल पे जा रही है कि बस उनको इसलिए क्योंकि उनको दूसरे घर में जाना है, इसलिए उनको उतना ही सम्मान और उतनी ही शिक्षा या उतना ही मानदंड दिया जा रहा है जितना उनको चाहिए। तो यह एक विभेदकारी व्यवहार है, किसके साथ, महिलाओं के साथ। इस वजह से सामाजिक मानदंड काफ़ी कमज़ोर और लचर हैं लैंगिक समानता को लेके। अगली बात करते हैं राजनीतिक स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को छोड़कर और कहीं भी आरक्षण नहीं दिया गया है, चाहे वो विधानसभा हो या फिर वो संसद की बात हो, वहाँ पे कहीं भी महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं है। तो बताइए, एक वर्ग जो इतना पिछड़ा है उसको मजबूती कैसे आएगी, सीधी सी बात है। तो राजनीतिक स्तर पर सिर्फ पंचायत, याद रखना है, जो तीसरा लेवल है हमारा, सिर्फ वहाँ पे है, वो भी कितना, शायद 1/3 है, 33%, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं शैक्षिक कारक भी है, क्योंकि उस शिक्षा में भागीदारी बहुत कम है, बेहद कम है। अगर देखा जाए तो लगभग ये भागीदारी आके 4 से 5% तक ही सिमट जाती है। लेकिन अगर देखा जाए मध्यम शिक्षा जैसे ग्रेजुएशन है तो वहाँ पे आके ठीक ठाक है, लेकिन उच्च शिक्षा में बहुत कम भागीदारी है। अगली बात करते हैं यौन शोषण और हिंसा की बढ़ती घटनाएं। लगातार आप देख रहे होंगे कि आने वाले समय में या जो भी समय हो रहा है उस समय में ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और हमें सुनने को मिलती हैं।
इस वजह से भी भारत में असमानता का कारण बना हुआ है। और ये सब डर की वजह से ही ये सब चीज़ों में क्या हो रहा है, ना व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, ना प्रत्यात्मक मानसिकता कम हो पा रही है, ना राजनीतिक स्तर उनका बढ़ पा रहा है, और ना शैक्षणिक कारक। ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा जिम्मेदार है। इस बात को हमें समझना ही होगा और उसको दूर करना ही है। तो कुछ समाधान है, इन समाधान के जरिए हम क्या कर सकते हैं, जो भारत में जो लैंगिक असमानता है उसको दूर किया जा सकता है। जैसे नंबर 1, बहुत ही प्यारी बात है, विश्वास करिए ये टर्म ऐसे आप एग्ज़ाम में लिख के आइएगा टू द पॉइंट, बहुत बेहतरीन, आपको मार्क्स नहीं मिले तो कहिएगा। जैसे कैसे क्या लिखना है, शिक्षा, जीवन कौशल, खेल और बहुत कुछ तक, बहुत कुछ के साथ। अब देखिए शिक्षा भी जोड़ दिया, जीवन कौशल, खेल, क्योंकि खेल आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कुछ नई चीज़ें आपको जोड़नी ही जोड़नी है। खेल और बहुत कुछ के साथ लड़कियों में निवेश कर उन्हें सशक्त बनाकर उनके मूल्य को बढ़ाना। एग्जैक्टली अगर महिलाओं के मूल्य बढ़ जाएंगे तो उनके महत्व भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना या जेंडर बजटिंग का जो आजकल वो चल रहा है माहौल, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, एक ऐसी चीज़ हैं जो शिक्षा, जीवन कौशल और खेल की तरफ लड़कियों का ध्यान जाएगा, उनमें निवेश होगा, वो सशक्त बनेंगी और उनके मूल्य का बढ़ाव तो होगा ही होगा। ठीक है, अगली बात करते हैं यूनिसेफ की। यूनाइटेड नेशन की संस्था है, उसने क्या कहा है कि महिलाओं या जो लड़कियां हैं उनके जीवन में रक्षक संसाधनों, सूचनाओं और सामाजिक नेटवर्क तक पहुंच हासिल करवा दिया जाए तो क्या होगा, वो सशक्त बन पाएंगी और जो लैंगिक असमानता है वो कहीं ना कहीं दूर होगी। देखिए सबसे बड़ा कारण मैंने क्या बताया कि यौन शोषण और बढ़ती हिंसा की वजह से क्या होता है, जैसे आप जानते हैं शाम में हो जाती है तो हमें बहुत ही डर लगता है कि कहीं घर की जो महिला है या लड़की है वो बाहर है, तो एक डर का माहौल बना रहता है कि वो जल्द घर आ जाए। वो रीज़न क्या है, वो रीज़न यही है क्योंकि ये हिंसाएं जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, यूनिसेफ कहता है कि उनके रक्षक संसाधन उनको जरूर मिले, वो सूचना से भरपूर रहें और सामाजिक नेटवर्क से जुड़ी रहें। सामाजिक नेटवर्क ऐसी जो सरकार की संस्थाएं हैं उनको रक्षक करने के लिए उनसे, और जो समाज के लोग हैं जो उनकी रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं उनसे उनका जुड़ाव हमेशा बना रहे, जिससे क्या होगा, सीधी सी बात है, वो सशक्त होंगी। जैसे जानते हैं महिला हेल्पलाइन योजना लाई गई थी जिसके तहत 1090 जो नंबर है उसके तहत वो कॉल करके तुरंत हेल्प प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं बाल संरक्षण, क्योंकि जानते हैं जो भ्रूण होता है, लड़की का भ्रूण होता है, उसे बहुत लोग समाप्त कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बच्चे का जो जो समाप्त करना या कम उम्र में जो उनका विवाह जिसे हम बाल विवाह कहते हैं उससे मुक्त बनाने के लिए पंचायत स्तर से लेके बड़े स्तर तक बड़े कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है बेहतर क्रियान्वयन। हम नियम बना देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं बाल विवाह आज भी नहीं रुक रहा है और जो भ्रूण हत्याएं हैं वो अभी आज भी नहीं रुक रही हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, लैंगिक असमानता सीधी सी बात है पैदा होगी, मानसिकता बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है इस वजह से, और मानसिक रूप से भी तो लोगों को उठाना बहुत ज़रूरी है, सीधी सी बात है ना। अगली बात करते हैं, लड़कियों के समान मूल्य की वकालत करना और बढ़ावा देना तथा सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देना। सीधी सी बात है, जब तक वो समाज में आके भागीदार नहीं बनेंगी तब तक उनके जीवन का जो क्षमता निर्माण है वो नहीं हो पाएगा और स्वतंत्र नहीं बन पाएंगी। याद रखना, जब भी कोई भी महिला या कोई भी लड़की जब वो सामरिक भागीदारी मतलब समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने लगती है, चाहे वो डॉक्टर के रूप में, चाहे इंजीनियर के रूप में, चाहे किसी भी रूप में, चाहे राजनीतिक रूप में, तब क्या होता है, उसका जीवन की जो क्षमता है वो बढ़ती है, उसका निर्माण होता है और वह स्वतंत्र बनती है, जिससे क्या होता है कि जो लैंगिक असमानता है वो बिल्कुल दूर होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यही इससे ज़्यादा आप एग्ज़ाम में लिख भी नहीं कराएंगे, कितने पॉइंट्स लिखेंगे। तो मैंने बहुत खोज के बहुत अच्छे टॉपिक निकाले हैं जिसमें भारत सरकार और कुछ इंटरनेशनल जैसे यूनिसेफ, इसको भी मैंने जोड़ा है। तो आप भी ऐसे ही नोट्स बनाने हैं, एज इट इज़ बना लीजिए, बहुत बेहतरीन है। ठीक है, जैसे यहाँ देख लीजिएगा महिला शक्ति केंद्र आजकल जानते होंगे जितने भी महिला पुलिस थाना है, जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे महिला शक्ति केंद्र बनाया गया है। अगर आप आज आपसे गुजरेंगे और कहीं पे महिला थाना दिखेगा तो वहाँ देखिएगा एक छोटा सा बूथ होगा और वहाँ पे बड़ा बड़ा लाल लाल लिखा होगा महिला शक्ति केंद्र। तो यही जो योजना लाई गई है ये यही है, उनका सामाजिक भागीदारी बने, उनकी जीवन की क्षमता निर्माण हो, वो स्वतंत्र हों, वो सब यही कारण है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी
कोई दिक्कत होगी तो ये लैंगिक असमानता पे बस इतना ही तैयार करना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यूपीएससी क्या पूछेगा, यही पूछेगा कि असमानता का कारण क्या है, उसके समाधान क्या हो सकते हैं। ये पूछ सकता है कि जो भी हमने योजनाएं लाई हैं उसके क्रियान्वयन में क्या कमियां हैं जिस वजह से हम लैंगिक असमानता लाने में अक्षम हैं। तो बस ध्यान रखिएगा, ये इतना ही डेटा बहुत है, आराम से आप लिख पाएंगे। जो अगला पॉइंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि कई सालों से इस पे क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे भारत में पोषण या कुपोषण जो बढ़ रहा है उसको कैसे रोका जाए, उसकी रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं और किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कुपोषण। देखिए, आप सभी को पता है कुपोषण मतलब होता है कि हम भोजन को उस चीज़ के हिसाब से नहीं पा रहे हैं, हमारा क्या है, बहुत ही कमज़ोर हैं, ठीक। और क्या है, जो मिनिमम नीड्स हैं किसी भी जीवन को जीने में वो भी नहीं मिल रहा है, तब कुपोषण होता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के अनुसार कुपोषण 3 प्रमुख लक्षण हैं। कुपोषण के कितने लक्षण हैं? 3। पहला है नाटापन। अगर कोई व्यक्ति छोटा रह जाता है तो कहीं ना कहीं वो कुपोषण का शिकार है। दूसरा, निर्बलता। देखिए, निर्बलता का मतलब होता है कद और वजन का अनुपात। मतलब कोई व्यक्ति है, वो लंबा बहुत ज़्यादा है लेकिन वजन कम है, या वजन ज़्यादा हो गया है और उसका कद बहुत छोटा है, तो ये भी क्या है, एक निर्बलता का कारण है। इस वजह से भी क्या होता है, कुपोषण होता है, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट है कम वजन। कम वजन किस प्रपेक्ष में? आयु के प्रपेक्ष में। मतलब बच्चा अगर 10 महीने का है, 2 साल का है, 5 साल का है, तो उस अनुपात में उसका वजन क्या होना चाहिए। ये कुपोषण के 3 आयाम हैं। बस यही आप इंट्रो में लिख के आएंगे, विश्वास करिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट। रिजल्ट आपको ना मिला तो कहिएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें यार ऐसे ही नहीं है, विश्वास करिए। बहुत ज़्यादा फीस देने के बाद भी आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, इतनी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। बहुत रिसर्च किया है मैंने, कई जगह से चीज़ें उठाई हैं, तब जाके चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो बस इसका सम्मान कीजिए, इसीलिए कहता हूँ पूरा वीडियो आपको देखना है, जिससे मेरी हेल्प होगी, और जब मेरी हेल्प होगी यार तभी मैं आप सबकी हेल्प कर पाऊँगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अनुच्छेद 21। थोड़ी सी पॉलिटी की बात कर लें। क्या कहता है? गरिमामय जीवन की बात करता है कि हर व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है, ये हमारा मूल अधिकार है, ठीक है। अगली बात है अनुच्छेद 47। ये किस में है? ये है हमारे नीति निर्देशक तत्व में। अब देखिए यहाँ क्या कहा गया है, राज्य अपने लोगों को पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य पर ध्यान देगा। देखो, अनुच्छेद 47 क्या कहेगा कि जो राज्य है वो पोषण स्तर सुधारेगा, जीवन स्तर को ऊंचा करने में लोक सहायता देगा, लोक स्वास्थ्य को ध्यान देगा। कौन? राज्य। अब ये राज्य करेगा तो कहीं ना कहीं क्या है, संविधान में भी ये बातें लिखी हैं कि राज्य कुपोषण को खत्म करेगा। करेगा कि नहीं? क्योंकि हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति बनाने में ये बातें ध्यान रखनी है, ये हमारा संविधान कहता है। तो मानते हैं कि मूल अधिकार में तो भोजन शामिल नहीं है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रत्यक्ष रूप से कुपोषण को खत्म करने की बात कही गई है, इसे नकारा नहीं जा सकता। तो आप यहाँ से भी एक पॉइंट जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? WHO। देखिए WHO क्या कहता है, सॉरी, अब बात करेंगे कुपोषण को कारण क्या है, ठीक है। देखिए, अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें हमने यही डिस्कस किया कि जो असमानता है उसके बारे में और कुपोषण के बारे में बात की कि उसके क्या पैरामीटर हैं। हमने देख लिया 3 पैरामीटर हैं जो WHO और यूनिसेफ कहता है। उसके बाद हमने ये देख लिया कि जो कुपोषण है वो क्या था, उसके कैसे उसको रोका जाए, ठीक है। मतलब उसको है ना, जो सॉरी, हमने ये देख लिया कि जो कुपोषण है उसको हमारे जो संविधान है उसमें क्या कुछ बात कही गई है। तो हाँ, 2 बातें हमें मिली, इन 2 बातों को ध्यान दिया गया। अब हम लोग जो करेंगे वो करेंगे कुपोषण के कारण क्या हैं। देखिए, सबसे पहला कारण है, सरकारी आंकड़े बताते हैं, भारत की ही गवर्नमेंट का ही आंकड़ा है कि ग्रामीण में, गाँव में लगभग 25.7% और शहर में लगभग 13.7% गरीबी रेखा के नीचे लोग जी रहे हैं। तो ये कुपोषण नहीं होगा, सीधी सी बात है, ये लोग तो सीधे कुपोषण में जी रहे हैं यार, उनको खाना मिल ही नहीं रहा है। दूसरी बात, कुपोषण संबंधी संकट भोजन की कमी नहीं है, क्योंकि हमारे पास किसी चीज़ की भोजन की तो कमी हमारे पास है ही नहीं। ऑलरेडी बफर स्टॉक हमारे पास 5 साल का होता है, ठीक है। तो पोषण संबंधी खाने की कमी नहीं है, वे भोजन ही पर्याप्त नहीं पा रहे हैं, सीधी सी बात, समस्या तो यही है। वो इतना कमा ही नहीं रहे हैं कि उनको भोजन पूरा मिल पाए।
एग्जैक्टली समस्या यही है। अगली बात करते हैं, पीने योग्य पानी की कमी और स्वच्छता पर ध्यान न होना, ये भी क्या है, कुपोषण का कारण है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जो बंदा गरीब रेखा के नीचे है वो कहीं से अपने यहाँ घर में नल भी तो नहीं लगवा पा रहा, क्योंकि आजकल नल लगवाने में भी आपकी 25-30 हज़ार रुपये खर्चा हो रहा है। अब आप खुद सोचिए, जब इतने पैसे नल लगवाने में खर्चा हो रहे हैं तो सीधी सी बात है उनको पानी पीने योग्य कहाँ से मिलेगा। पहले के समय थोड़ी ना रहा कि वो तालाब से या जो है कुएं से पानी मिल जाता था, आज तो वो भी दूषित हो चुके हैं। तो ये जो लोग हैं इनका ही सबसे बड़ा भाग है जो हम कुपोषण उनको दे रहे हैं। अगली बात करते हैं, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण आहार की जागरूकता में कमी है। देखो, सबसे पहली बात, जैसे मैं हूँ या आप हैं, हम लोग बहुत कुछ खा रहे हैं, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, खासकर जो नॉन कहते हैं ना कि वो चीज़ें ऐसी हैं जो पौष्टिक नहीं दे रही हैं, गुणवत्तापूर्वक नहीं, लेकिन हम खा रहे हैं क्योंकि वो चीज़ें अच्छी हैं, टेस्टी हैं बस। तो कहीं ना कहीं हम क्वालिटी पे ज़्यादा नहीं क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करने लगे हैं कि पेट भरना चाहिए, क्या खा रहे हैं इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे मार्केट में जो बाज़ार लग रहे हैं वो आपको क्या दे रहे हैं, क्या वो पौष्टिक और गुणवत्ता है, या उससे आप ज़्यादा नुकसान या आप ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो ये बात देखने की वाली ज़रूरत है, तो ये कहीं ना कहीं कुपोषण का कारण तो है ही। अब देखिए एक ज़बरदस्त पॉइंट, कभी भी स्वास्थ्य पे या कुपोषण पे क्वेश्चन आए तो ये डेटा आपको बताना ही है यूपीएससी को। क्या बताएंगे? डब्ल्यूएचओ कहता है, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, वो कहता है कि 1:1000, मतलब 1000 अनुपात पर डॉक्टर की सिफारिश देता है। कौन देता है? डब्ल्यूएचओ। वो कहता है कि 1000 लोगों पे एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए। ये कौन कहता है? डब्ल्यूएचओ। लेकिन भारत में स्थिति क्या है? एक डॉक्टर 13,000 लोगों पे है। अब आप सोचिए, डब्ल्यूएचओ क्या कहता है? 1000 पे एक डॉक्टर, लेकिन हमारे यहाँ स्थितियाँ ऐसी हैं कि 13,000 पे एक डॉक्टर है। अब एक डॉक्टर बेचारा 13,000 लोगों को कैसे देखेगा? तो इस वजह से क्या है, खराब स्वास्थ्य सेवा का उपलब्ध होना भी कहीं ना कहीं कुपोषण की में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। ठीक है, देखो जब डॉक्टर अच्छे नहीं, जैसे मान लीजिए आपकी थोड़ी सी भी बुखार हुआ, आप डॉक्टर के पास गए और इलाज सस्ता है ना, तो डॉक्टर आपको बताता है आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, मतलब जागरूकता। अब डॉक्टर आपको ये बताएगा तो आप कहीं ना कहीं निश्चिंत हो जाते हैं, और थोड़ा सा आप क्या करते हैं, वो बिना मतलब की चीज़ें, मतलब क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे आप ध्यान देते हैं। और जब इतने बड़ी संख्या में डॉक्टरों की कमी रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, इधर उधर की दवा खाएंगे और प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले पाएंगे, तो जागरूकता उनकी बढ़ नहीं पाएगी, तो वो बिना मतलब की चीज़ें खाएंगे जो उनके पोषण में कमी करेगी। जो पोषण में कमी करेगी तो वो कुपोषण की बहुत बड़ी भूमिका है। ये कहने में चीज़ें आसान लग रही हैं, लेकिन ये जो रियलिटी होती है ना लाइफ में, वो बहुत बड़े स्तर पे इस चीज़ को काम करती है। ठीक है, ये सब पॉइंट अगर आप यूपीएससी में लिखेंगे ना तो आप बहुत दूरदर्शी हैं, आप छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं उसके सामने। वो समझ में जाएगा कि आप बहुत ऊंची चीज़ें लिख रहे हैं। ठीक है, सबके दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, वो वही आती हैं जो बहुत दूर तक सोच रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत दूर तक सोचने वाली हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जलवायु परिवर्तन से आजकल सूखा, चक्रवात और बाढ़ आज से इसकी वृद्धि अधिक देखने को मिल रही है। ऐसा कैसे मैं कह सकता हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के अध्ययन के अनुसार ये बात कही गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने लिखी वो क्या लिखा, सरकारी आंकड़े बता दिए, डब्ल्यूएचओ की बात बता दी, यूनाइटेड नेशन की बात बता दी, और कुछ बातें अपनी तरफ से भी जोड़ दी है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं रिच कंटेंट तो है, रिच क्या बहुत रिच है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे कुपोषण के प्रभावों के बारे में। ठीक है, तो हमने काफ़ी अच्छे से चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। अब बात करेंगे जो कुपोषण है ना उसका प्रभाव क्या होगा, मतलब अगर कुपोषण भारत में फैल रहा है या है बड़े स्तर पे है, सीधी सी बात है, मैं तो कहूँगा रीज़न क्या है कि आपने देखा ही इतने सारे रीज़न हैं, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। नंबर 1, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ठीक है, जो हमारी इम्यूनिटी पावर है वो कहीं ना कहीं बहुत गिर जाएगी तो आपको बीमारियां घेर लेंगी। तो जीवन प्रत्याशा जो है, जो जीने की आपकी उम्र है वो घट जाएगी, सीधी सी बात। अगली बात ध्यान रखनी है, छोटी उम्र में बच्चों की मौत हो जाती है। स्त्रियों में रक्त अल्पता, ये जानते होंगे आप, अगर हैं महिला तो आप देख रहे होंगे आपकी बहुत सारी महिलाओं में जो खून है उसकी कमी लगातार देखी जा रही है, वो कहीं ना कहीं कुपोषण का ही शिकार है।
वो आज नहीं, वो बचपन से चला आ रहा है, इसलिए आज वो ज़्यादा परेशान है। अगली बात करते हैं घेघा, सूखा रोग या रतौंधी आदि। ये चीज़ें क्या हैं, कहीं ना कहीं होंगी। किससे होंगी? कुपोषण से। अगली बात करते हैं मानव उत्पादन में भारी गिरावट आएगी। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छे ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पाएंगे। ठीक, तो जब आप मानव पूंजी नहीं बन पाएंगे तो क्या होगा? आर्थिक विकास में बाधित होंगे ही आप, सीधी सी बात है। आप बस एक भार बन के रह जाएंगे इस देश पे। ठीक, तो ये कुछ 3 पॉइंट, बस छोटी सी बात ध्यान रखिए। अगर पूछता है तो 2-3 पॉइंट आप शामिल करने लायक रहें। आगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी बार बार पूछता है यही कि भारत सरकार के प्रयास क्या हैं कुपोषण को करने में। ये इम्पोर्टेंट है ना, यही तो पूछेगा यूपीएससी आपसे कि हमारे क्या प्रयास रहे हैं। कारण बताइए, प्रयास बताइए और क्रियान्वयन में कमी बताइए। यही 3 पॉइंट हमेशा यूपीएससी का रहता है। तो हम देखते होंगे जो भी टॉपिक मैं उठाता हूँ, ये 3 पॉइंट मैं हमेशा शामिल करता हूँ। पहला कारण, दूसरा उसको कम कैसे किया जाए, सरकार के द्वारा उठाया गया कदम, और नंबर 3 उसको जो क्रियान्वयन में है उसमें क्या कमी आ रही है। ठीक, तो अब बात करते हैं इसको कम कैसे किया जाए। नंबर 1, राष्ट्रीय पोषण नीति आई थी 1993 में। तो उसमें कहा गया था कि इष्टतम पोषण लक्ष्य, मतलब पोषण की सबसे उच्च क्वालिटी हमें देनी है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमने प्रयास किया कि कुपोषण कम किया जाए। मिड डे मील कार्यक्रम 1995 में लाया गया, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, वहाँ से 2004 के बाद ये बहुत ही तूल पकड़ा है और आज भी देख रहे होंगे आप, मिड डे मील कार्यक्रम चल रहा है। अगली बात करते हैं भारतीय पोषण कृषि कोष 2019 में लाया गया। देखो इसमें क्या किया गया कि जो भी कृषि क्षेत्र हैं, ऐसे कुछ कुल मिला के 128 कृषि क्षेत्र बनाए गए और कहा गया कि उसमें बहुत सारी फसलें उत्पादित की जाएं जो विविध रूप से हों, जो क्या करें, कुपोषण को दूर करने में मदद करती हैं। सिर्फ चावल गेहूँ यही नहीं उगाया जाए। ठीक है, बहुत सारी फसलें उगाई जाएं जो बच्चों को दिया जाए, महिलाओं को दिया जाए, जिससे क्या होगा, जो कुपोषण है उसको दूर करने में मदद मिलेगी। ऐसा सरकार ने किया था, इसके लिए एक कोष बनाया था 2019 में, अभी भी चल रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। पोषण अभियान 2017 में लाया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ध्यान में हो अगर आपके यहाँ कोई आंगनवाड़ी या किसी में काम कर रहा हो तो आप देखेंगे वो महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही काम करता है। तो उसमें बच्चे, किशोरियों और महिलाओं के लिए और उनके अंदर जो कुपोषण है और एनीमिया मतलब होता है खून की कमी, है ना। सबसे बड़ी समस्या तो कुपोषण से यही होती है, जो हमने पढ़ा भी ऊपर महिलाओं के बारे में। तो वो कुपोषण और एनीमिया की कमी से उनको लड़ने में सक्षम करेगा कौन? पोषण अभियान। तो ये सब क्या थे, कुछ काम थे हमारे, आप एग्जाम्पल रख दीजिएगा। अब देखो मैंने सरकारी काम बताए, ये सोचिए कितने इम्पोर्टेंट है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं कि लास्ट वही बात कि जो क्रियान्वयन है हमारा, उसमें कमी क्या है। ठीक है, कार्यक्रमों की जो असमर्थता है उसके कारण क्या है। ठीक, तो नंबर 1 कारण तो यही कहा गया है कि जो कई विशेषज्ञ हैं, ये पॉइंट विश्वास करिए इतना ज़बरदस्त पॉइंट है, याद रखिए इस पॉइंट को आपको सम्मिलित करना ही करना है। ठीक है, सम्मिलित करना ही करना है, विश्वास करिए जो एग्जामिनर होगा वो खुश हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कारण है। कई विशेषज्ञ कृषि को कुपोषण से संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का अच्छा तरीका मानते हैं। वो ये मानते हैं कि जो कुपोषण है ना, उससे संबंधित जो भी समस्या है वो कृषि से जोड़ दिया जाए। ठीक है, क्योंकि किंतु अधिकांश पोषण आधारित योजना इसी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो एक बार और पढ़ते हैं क्या लिखा है। कई विशेषज्ञ कृषि को कुपोषण से संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का अच्छा तरीका मानते हैं, किंतु अधिकांश पोषण आधारित योजनाओं में इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। देखो विशेषज्ञ कहते हैं कि जब भी कृषि को अगर हम कुपोषण से जोड़ देंगे तो क्या होगा, हम वो फसलें ज़्यादा उपयोग करेंगे जो कुपोषण दूर करें, वो ज़्यादा यूज नहीं करेंगे जिसमें व्यापार हो। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर इससे होगा तो फ़ायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि देश की अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है, लेकिन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कुपोषण भी वहीं है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, अगर कृषि को हम कुपोषण से जोड़ देंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा जो कुपोषण है वो कम हो जाएगा। तो ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। तो आप ये लिखेंगे कि एक कारण ये भी है कि हमारा ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन देखा जाए तो ये है कंडीशन, है कि नहीं। ज़बरदस्त पॉइंट है, विश्वास करिए, लिख के जरूर आइएगा। अगली बात करते हैं। आंकड़े दर्शाते हैं कि पोषण अभियान के लिए आवंटित राशि का 72%
ध्यान से देखिए, आंकड़े दर्शाते हैं कि जो पोषण अभियान है, जैसे अभी हमने देखा, के लिए जो भी आवंटित राशि की गई है उसका 72% तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर खर्च किए जाते हैं। मतलब 72% तो हम सिर्फ ये बताते हैं हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो हमारा जो मूल उद्देश्य है तो वो तो पीछे रह जाता है। अब आप सोचिए, जैसे मैं हूँ गवर्नमेंट में, तो मैंने क्या किया, एक स्कीम लॉन्च की पोषण अभियान के तहत, और सिर्फ मैं उसका दिखावा कर रहा हूँ। मतलब 72% सिर्फ सूचना पे, लोगों को बताने में खर्चा हो रहा है। तो भैया मूल उद्देश्य कहाँ गया, जो हम ख़त्म करना चाहते हैं पोषण। ठीक है, तो ये आंकड़े कितने खतरनाक रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार काम कैसे कर रही है। चलिए, जब सरकार में जाएंगे तो देखा जाएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। बजट 2020 ने इस बात पर प्रकाश डालता है कि योजनाओं में किया गया व्यय उसके अधीन आवंटित की गई राशि की तुलना में काफ़ी कम है। कहीं कहीं तो ऐसा पाया गया है कि जो भी योजना लाई गई है उसमें जितना आवंटित किया गया है राशि, वो खर्चा ही नहीं हो पा रही है। ठीक है, इतना क्रियान्वयन में कमी है, तो ये कितनी बड़ी समस्या है आप सोचिए। आगे, भ्रष्टाचार एक बड़ी क्रियान्वयन समस्या है और ये असमर्थता की सबसे बड़ी कारण है, क्योंकि भारत एक, मैं कह रहा हूँ, बहुत भ्रष्ट है, काफ़ी भ्रष्टाचार है भारत में। तो ये क्या करता है, क्रियान्वयन होने ही नहीं देता, हर जगह आके मामला फंस जाता है। ठीक है, तो हमने जो किया आज बहुत अच्छे से किया। इसमें हमने असमानता को अच्छे से कंप्लीट किया और कुपोषण को अच्छे से कंप्लीट किया। इसी के साथ मैं कहूँगा आपकी यूनिट 2, ठीक है, जीएस पेपर की यूनिट 2 बहुत अच्छे से एकदम वेल डिफाइंड तरीके से कंप्लीट हो गई है। बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो आप लोग नहीं कर रहे हैं वो मेरी मदद, ठीक है, प्लीज़ उतना करिए, और एज़ इट इज़ नोट्स बना लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ भेज देता हूँ, नहीं ज्वाइन की हो तो जाके ज्वाइन कर लो, पीडीएफ चैनल वहाँ भेज देंगे। ठीक, फिर मिलेंगे अगले सेशन में नई यूनिट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।